लॉ क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले बिहार जुडिशियरी एग्जामिनेशन, एपीओ एग्जामिनेशन और अदर स्टेट जुडिशियरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल ही वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक देखें। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आईपीसी 1860 का 2 अध्याय को देखा था, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 3 में हम लोग आज बात करेंगे दंडों के विषय में। अध्याय 3 दंडों के विषय में धारा 53 से जुड़ा हुआ है कि दंड का क्या डिफिनीशन होता है। अपराधी इस संहिता में इसी उपबंधों के तहत दंडों से दंडनीय किया जाता है। न्यायालय के द्वारा 6 प्रकार का दंड निर्धारित किया गया है। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, चौथा कारावास जो 2 के भांति अर्थात कठिन कारावास कठोर श्रम के साथ, और एक साधारण कारावास, पांचवा संपत्ति का संपहरण, और छठा जुर्माना से दंड को भी दिया जा सकता है। धारा 53 के अधीन जो दंडों का जो प्रावधान है यह अलग अलग टाइप ऑफ ऑफेंस पर यह निर्धारित किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी बात किया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो भी दंड का जो प्रावधान होगा उसमें मैक्सिमम मृत्यु दंड तक जाएगा और न्यूनतम 3 वर्ष से ऊपर का दंड प्रावधान उसमें दिया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हानि का मुकदमा, जैसे झूठे बयान का मुकदमा, मारपीट की मुकदमा, या कोई वैसा बैंक के द्वारा लिए गए कर्ज वगैरह पे जुर्माना और संपत्ति के संपहरण से ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आप पहला मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ये सभी जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित होते हैं। तो धारा 53 दंड की व्याख्या करता है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश को लघुकरण करना। मृत्युदंड में दिए गए न्यायालय के द्वारा आदेश को किस प्रक्रिया के तहत उसे छोटा किया जा सकता है या उसे मृत्यु दंड से उस दंड को अलग स्वरूप में बदला जा सकता है। तो हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना, यानी जो समुचित सरकार है इस संहिता के द्वारा उबंधित किसी अन्य दंड को लघुकृत कर सकेगा। ये धारा 54 में इसकी व्याख्या किया गया है। 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण करना है। आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण करने में उस दंड की ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो और दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत ये कर सकता है। तो यहाँ जो हम लोगों ने 53 में दंड की परिभाषा में होने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो दंड प्रावधानित है उस दंड को किस तरीके से लघुकरण किया जा सकता है। तो 54 में मृत्यु दंड को लघुकरण करने की व्याख्या है और 55 में आजीवन कारावास की जो मैक्सिमम अवधि निर्धारित किया गया वो 14 वर्ष तक लघुकरण करके इसे निर्धारित किया गया। 55 कम अब देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 15(5) का समुचित सरकार की परिभाषा। जो यहाँ पे दंड को लघुकरण करने में समुचित सरकार का इसमें निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो ये समुचित सरकार कौन है? तो उन मामलों में केंद्रीय सरकार से अभिप्रेरित जिसमें दंडादेश मृत्युदंड का दंडादेश है, ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि विरुद्ध अपराध के लिए है। ख कहता है कि उन मामलों में राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादेश हुआ है अभिप्रेरित है, जहां दंडादेश चाहे मृत्यु का ही क्यों न हो, ऐसी विषय जिस पर राज्य कार्यपालन शक्ति का विस्तार हो, संबंधित किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के लिए है। 54 में 54 में जो समुचित सरकार का आजीवन कारावास के लघुकरण में जो व्याख्या किया गया है उस समुचित सरकार में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार आते हैं। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि समुचित सरकार के कितने 2 पार्ट हो गए, एक केंद्र सरकार जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति और राज्य की कार्यपालिका शक्ति। धारा 56 निश्चित है और 57 कहता है कि दंडावधियों की भिन्न दंडावधियों की जो भिन्नों की गणना, जैसे आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाता है। आजीवन कारावास की जो सजा लघुकरण होता है वह कितने साल का होता है? 54 वर्ष का, वह 14 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे जो दंडावधियों की जो गणना होती है वो आजीवन कारावास कितना होता है? मैक्सिमम 20 वर्षों का। ठीक है, तो 20 वर्षों के अधिकतम कारावास को कितना गिना जाएगा? 14 वर्ष गिना जाएगा। तो आगे देखते हैं जरा, इसमें धारा 58, 59 और 60 को भी व्याख्या देख लेते हैं। धारा 58 को लुप्त कर दिया गया, धारा 59 को भी लुप्त कर दिया गया क्योंकि समय समय पे आईपीसी में बदलाव किए जाते हैं, इसमें जोड़े भी जाते हैं और इसमें घटाए भी जाते हैं। धारा 60 कहता है सेक्शन 60 कि दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उससे कोई भाग की कठिन या सादा हो सके, यानी इस मामले में अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि संपूर्ण कारावास कठिन होगा और यह संपूर्ण कारावास सादा होगा। यानी जो धारा 60 में जो कारावास को डिफाइन किया गया है कि जो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा ऑफेंस पे, तो उसमें यह मेंशन करना जरूरी होता है कि जो दंडादेश दिया जा रहा है और उस दंडादेश में किस प्रकार के कारावास निर्धारित किया गया है, सश्रम कारावास है या साधारण कारावास है। तो इसकी व्याख्या धारा 60 में न्यायालय को करना समुचित होता है। धारा 61 और धारा 62 को निश्चित किया गया है।
धारा 63 में जुर्माने की रकम है और धारा 64 में जुर्माने न देने पर कारावास का दंडादेश है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सजा के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड भी न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आर्थिक दंड के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस में न्यायालय के द्वारा सजा के साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में दोनों आदेशों को न्यायालय निर्धारित कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यह देखा गया है कि इसमें जुर्माने की इसमें कारावास के साथ साथ जुर्माने की भी प्रावधान न्यायालय के द्वारा इसमें दंडादेश किया जाता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें केवल उसे जुर्माने से ही दंडादेश दिया जा सकता है। तो जुर्माने से दंडादेश की जो रकम होती है यह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है। जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम में जुर्माना का दायी होगा वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी जुर्माने की रकम को निर्धारित नहीं किया गया है। जुर्माने की रकम 25,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकता है। तो ये जुर्माने की रकम बिना निर्धारित किए हुए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे यह भी देखना है कि जुर्माने की रकम जो हो वो मर्यादा के अंदर ही हो, अमर्यादित ना हो। यानी किसी अपराधी पर ऐसा ना हो कि ऑफेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही उसे 1 करोड़ का जुर्माना बांध दिया जाए या 2 करोड़ का जुर्माना बांध दिया जाए। यानी दोनों बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। जुर्माने की राशि तय नहीं है लेकिन उसमें अधिकतम भी नहीं होनी चाहिए। धारा 64 कहता है कि जुर्माना अगर दंडनीय अपराध किया है और जुर्माना अगर वो नहीं दे रहा है तो इसको क्या किया जा सकता है। तो दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या कारावास रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध, हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माना से दंडाविष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो अपराधी को दंड करेगा सक्षम होगा कि वह दंड के द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने की दशा में अपराधी को अमुक्त कारावास भेजेगा और जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा इसके लिए वो दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। इस बात को जरा समझिए। अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 महीने का दंडादेश निर्धारित हुआ और उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना भी निर्धारित हुआ, अगर वह 5,000 रुपये का जुर्माना अगर 3 महीने के सज़ा के बाद अगर वो 5,000 रुपया अगर वो नहीं दे पाता है, न्यायालय में वो नहीं जमा कर पाता है, तो इस 5,000 को लेकर न्यायालय के द्वारा फिर से कुछ दिनों के लिए उसे वापस जुर्माने न देने के एवज में उसे दंडादिष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे धारा 65 हम देखते हैं कि जबकि कारावास तथा जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि क्या होगी। धारा 65 में यदि अपराध और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो और अवधि जिसमें जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने के लिए निर्देश दे, तो कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न हो और अपराध के लिए अधिकतम नियत है। ठीक है, अगर वो 3 महीने की सज़ा में अगर वो जा रहा है तो इसका जो 1/4 जो भाग होगा यानी 90 दिन का 1/4 भाग यानी लगभग 22 दिन के लिए उसे और दंडादेश किया जा सकता है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति कारावास दिया जाए, क्योंकि अध्याय 3 में केवल दंड का ही परिभाषा दिया गया है, तो वह कारावास जिसे न्यायालय में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे किसी भांति हो सकेगा तो उस अपराध के लिए दंडाविष्ट किया जा सकता है। जुर्माना धारा 67 कहता है कि जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जुर्माने की परिमाण 50 रुपये से अधिक न हो तो 2 माह से अधिक की उसे सजा नहीं दिया जा सकता, जबकि जुर्माने का परिमाण 100 रुपया से अधिक न हो तो 4 माह से अनधिक कोई अवधि या अन्य दशा में 6 माह से अनधिक कोई अवधि नहीं दिया जा सकता है। यानी 100 रुपये से ऊपर वाले में मैक्सिमम नहीं देने पर 6 माह तक दिया जा सकता है दंड। लेकिन यहाँ पे न्यायालय के द्वारा स्वविवेक का उपयोग किया जाता है और न्यायालय यहाँ पे अधिरोपित करके और जो कारावास की जो व्यवस्था होती है उसमें जुर्माने को व्यतिक्रम होने के दशा में अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे देती है। धारा 68 क्या कहता है, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना। अगर जुर्माना अगर जिसको न्यायालय निर्धारित किया है अगर वो विधि द्वारा अगर वो जुर्माने की राशि को चुका दिया है तो उसे क्या किया जाता है, उसे उद्ग्रहित कर लिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। धारा 70 क्या कहता है, जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना संपत्ति के दायित्वों से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करता है। जुर्माना या किसी भाग को चुकाया न गया हो और दंड दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय अपराधी को दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हो तो काल अवधि अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जिसकी मृत्यु के पश्चात ऋणों के लिए वैध रूप से दायी होगा उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। इस चीज़ को समझिए जरा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सज़ा निर्धारित किया जाता है तो अगर 14 वर्ष की अगर किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता है और दंड में उसे अगर जुर्माने की राशि दी जाती है तो अगर जुर्माने की राशि के
देने के पहले ही अगर वह व्यक्ति जुर्माने की राशि को देने से पहले ही वो व्यक्ति अगर वो दंडादेश के अधीन अगर वो सज़ा को काट रहा है और उसी दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस राशि को संग्रह करने का, उस राशि की जो वैध रूप से जो कलेक्शन होगा वह उनके उत्तराधिकारियों से लिया जाएगा। दूसरे कंडीशन में इस दायित्व से वो कभी उन्मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक न्यायालय के द्वारा जो जुर्माना की राशि दी गई है उस राशि को उन्मुक्त बिना भरपाई किए हुए नहीं किया जा सकता है। यानी जो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस व्यक्ति की संपत्ति को उस व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर उस राशि का संग्रह करके अगर उत्तराधिकारी के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में न्यायालय उसे कलेक्ट करके ही उसे उन्मुक्त कर सकता है। धारा 71 कहता है कि कई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहाँ कोई बात जो अपराध में ऐसे भाग जहाँ जिसमें कोई भाग स्वयं अपराध हो मिलकर बनी है वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड से दंडित न किया जाए जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उबंधित न हो। किसी ए नामक व्यक्ति ने बी की गाड़ी चोरी किया, ए नामक व्यक्ति ने बी की गाड़ी चोरी किया तो ए पर थेफ्ट के केस के तहत इस पर 379 का आईपीसी लगा। फिर ए ने सी की गाड़ी को चोरी किया, सी ने भी ए पर थेफ्ट का आरोप लगाया और 379 लगा। अब इस व्यक्ति को धारा 71 के अनुसार एक बार में एक ही सज़ा को इसे काटने का दायित्व है। इसे न्यायालय के द्वारा इसे अपराध गठित करने का एक ही बार दायित्व दिया गया है। लेकिन अगर वैसे अपराध जो किसी भी एक के लिए वह न्यायालय में हो तो वह विचारण करे और उसे दे सकता है। तो मुख्यतः एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के जुर्म के लिए उसे 2 कारावास नहीं दिया जा सकता है। धारा 72 कहता है कि कई अपराधियों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसमें देखेंगे कि उन सब मामलों में जिन्हें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किसी एक अपराध का दोषी है, यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उबंधित नहीं है तो अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उबंधित किया गया हो। किसी 7 लोगों के समूह के द्वारा ए नाम के व्यक्ति की हत्या किया जाता है। इसकी हत्या करने का मुख्य आरोपी एम है और एल है, लेकिन जिस समय हत्या किया जा रहा था उस समय जी वहाँ पे खड़ा था और जी ने एम और एल के साथ एक हत्या करने के समय केवल एक दोस्ताना संबंध होने के नाते उस हत्या में वह शामिल हो चुका था। अब यहाँ तो मुख्य रूप से जो हत्या का आरोपी हुआ एम और एल हुआ जिसने हत्या किया था, लेकिन जी कुछ चंद कदम की दूरी पर वह खड़ा यह सब चीज़ देख रहा था और एम और एल का मुख्य रूप से समर्थक भी दे रहा था। तो उस आधार पर जो दंड का प्रावधान होगा तो इसे जी को जब दंड दिया जाएगा तो इसे कम से कम दंड उबंधित किया जाएगा। धारा 73 क्या कहता है? एकांत परिरोध। धारा 73 कहता है एकांत परिरोध। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति हो, तो न्यायालय अपने दंड आदेश में आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है यानी कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न हो, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो 1 माह से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो तो 1 वर्ष से न हो तो 2 माह से अनधिक नहीं, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अनधिक समय नहीं। आप देखते होंगे कि जब न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है या पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो धारा 73 एकांत परिरोध वहाँ पे कार्य करता है। कैसे कार्य करता है कि जैसे देखते हैं कि जो न्यायिक हिरासत का जो मैक्सिमम जो डेट निर्धारित है वो पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने किया था 14 दिन का। कितने दिन का? 14 दिन। बाद में जब ये एक्सटेंड होता है ऑफेंस के आधार पे, जैसे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि 6 माह से अधिक की सज़ा न हो तो 1 माह से अधिक वो जेल में नहीं रह सकता है। यदि अगर 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास, यदि 1 माह से 1 वर्ष से अधिक हो, यदि सज़ा 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से वो अनधिक समय नहीं रह सकता है। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। तो एकांत परिरोध की अवधि में यहाँ पे देखेंगे कि कारावास में 1 माह से एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न हो, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच अनुन्य अंतराल हो। तो यहाँ पे एकांत परिरोध की जो अवधि है वो एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होगा और ये 14 दिन की कालावधि जो है ना उसी कारावास में जो अगर 3 महीने का कारावास अगर आता है या 3 महीने से अधिक का कारावास है तो इस 14 दिन को भी उसी में जोड़ा जाता है। धारा 75 क्या कहता है देखते हैं जरा। पूर्व 2 सिद्धियों के पश्चात अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। भारत के किसी न्यायालय द्वारा अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों के भांति कारावास से दंडनीय अपराध 2 सिद्धि ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए दंडनीय होगा जो अपराध का दोषी होगा।
अगर दोनों में से किसी भांति कारावास हो जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, वह दंडनीय होगा, जो इसके बारे में अध्याय 12 और 17 में हम लोग देखेंगे। इस तरीके से अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जो अध्याय 3 में आईपीसी में दंड का जो प्रावधान किया गया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है। आप लास्ट तक बने हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।